डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्टडी विद स्टूडेंट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। कई दिनों बाद आज क्लास हो पा रही है। आज हम केमिस्ट्री की क्लास में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पढ़ने जा रहे हैं। यदि आप वीडियो अंत तक देखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आप पूरी अच्छी तरह से जान लेंगे, ये मेरी गारंटी है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझने से पहले मैं एक यहाँ लाइन लिखना चाहता हूँ। पहले हेडिंग देंगे हम केमिस्ट्री। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं आज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। यदि आप वीडियो अंत तक देखते हैं तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि लाइफ में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप कहीं भी गलती नहीं करोगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका आज क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पहले किसी परमाणु में परमाणु क्रमांक नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा कोषों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन आपस में बराबर होते हैं। यहाँ एक लाइन लिखी है मैंने कि किसी परमाणु में परमाणु क्रमांक नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा कोषों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन आपस में बराबर होते हैं। इसमें सबसे पहले हम समझे परमाणु। शब्द को हम पूरे विस्तार से पढ़ते हैं। परमाणु क्या होते हैं? यहाँ एक शब्द आया है परमाणु। परमाणु को समझ लेते हैं। परमाणु पदार्थ की छोटी से छोटी इकाई। पदार्थ की छोटी से छोटी इकाई जिसको और आगे अपन विभाजित नहीं कर सकते उसको हम क्या कहते हैं? परमाणु। परमाणु से मिलके अणु बनते हैं। फिर हम बात करेंगे तत्व के बारे में। तत्व क्या होते हैं? एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने पदार्थों को, एक ही प्रकार के पदार्थों से, सॉरी यहाँ गलती हो गई, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ, परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, छोटी से छोटी इकाई होती है। मूलभूत इकाई को हम क्या कहते हैं पदार्थ की? उसको हम कहते हैं परमाणु। परमाणु के बाद हम बात करें तत्व के बारे में। तत्व क्या होते हैं? एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने पदार्थ। अलग अलग परमाणु आपस में मिले तो वो तत्व नहीं होता है, यौगिक बन जाता है। तो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने पदार्थ हम क्या कहेंगे? तत्व कहेंगे। अब इस वापस लाइन को देखें हम। किसी परमाणु में परमाणु क्रमांक नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा कोषों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन आपस में बराबर होते हैं। एग्जाम्पल की दृष्टि से मैं बताऊं, ये नाभिक है, ये कोष है। तो ये जो नाभिक है, नाभिक के अंदर दो चीज़ होती है। एक होते हैं प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये नाभिक में उपस्थित होते हैं। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है जबकि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। अब बात करें इलेक्ट्रॉन, ये है कोष। इसको बड़ी कक्षा में ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। कई जगह लिखा है कि परमाणु में ऊर्जा स्तर है, वहाँ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो ये कोष है। कक्षा जिसको कहते हैं हम, कोष में
इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इस पर ऋण आवेश होता है। तो परमाणु है, परमाणु 3 कणों से मिलकर बना है। इसको मैं और विस्तार से बता दूं, 3 कणों से मिलकर बना है। बिल्कुल साधारण तरीके से समझेंगे कि परमाणु पदार्थ की मूलभूत या छोटी से छोटी इकाई है। परमाणु 3 कणों से मिलकर बना है। किससे? प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से और इलेक्ट्रॉन से। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। समझे कैसे? ये कोई परमाणु है जिसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो नाभिक आ गया। फिर ये कोष है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और जो बाहर इस कोषों में जो इलेक्ट्रॉन है उनसे मिलकर क्या बनता है? परमाणु। तो ये जो 3 कण हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इनसे परमाणु बनता है। अब यदि एक ही प्रकार के परमाणु आपस में मिल जाए तो किसका निर्माण हो जाता है? तत्व का निर्माण हो जाता है। ये मैं बेसिक जानकारी इसलिए दे रहा हूँ कि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ो तो उससे पहले आपका सब कॉन्सेप्ट है वह क्लियर हो जाए, इसलिए आप समझ रहे हैं। अब इसमें आगे मैं समझाऊँ आपको यदि, तो ये जो कोष है बाहर की तरफ, इनको नाम दिए गए हैं। सबसे अंदर का जो कोष है इसको हम कहते हैं के, फिर बाहर की ओर एल, फिर बाहर की ओर एम और फिर एन। तो जो कोष है इनको नाम दिए गए हैं के, एल, एम, एन। ऊर्जा स्तर भी कह सकते हैं इनको हम, ऊर्जा स्तर या कोष। ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 नंबर कक्षा, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इस तरह भी कह सकते हैं। के, एल, एम, एन, इस तरह भी कह सकते हैं हम। ये कोष है जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। हटा देता हूँ। कुछ दिनों से किसी कारणवश कक्षाएं नहीं हो पाई थी, उसके लिए हमें खेद है। अब हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी कक्षाएं निरंतर हो। तो अब हम समझते हैं कि कोष में उपकोष किस तरह विद्यमान होते हैं और इलेक्ट्रॉन का विन्यास है, इलेक्ट्रॉन किस तरह विस्तारित रहते हैं उपकोष में। तो हम पहले एक परमाणु बना लेते हैं। बीच में हम जानते हैं नाभिक, ये माना एक परमाणु है जिसका ये नाभिक है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित है। अभी हमने समझा। ये कोष है, इस कोष को हम याद रखें ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, ऊर्जा स्तर या कोष, कक्षक भी कह सकते हैं, ऑर्बिटल। तो ये कोष है। इसमें अब यदि हम इनको वापस नाम दे दें, इसको हम के कहते हैं, इसको एल, इसको एम और इसको एन। तो उपकोष है वो कोष में किस तरह बंटे हुए हैं इनको हम समझेंगे। तो जो के कोष है, के कक्षा है, इसमें उपकोष होता है वह एस होता है। एस उपकोष उपस्थित होता है। ऊपर मैं लिख देता हूँ उपकोष। कौन कौन से कोष में कौन कौन से उपकोष उपस्थित होते हैं इनको विस्तार से समझ लो। ये चीज़ यदि आप समझ गए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 100% यहीं क्लियर हो जाएगा। अब के कक्षा है, इसमें एस, एल में यदि हम बात करें तो एस और पी, एम में एस, पी और डी उपकोष, एन में एस उपकोष, पी उपकोष, डी उपकोष और एफ उपकोष। तो आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह छोटी कक्षा में हम देखते हैं तो इस तरह, अभी मैंने समझा जैसे 2, 8, 8, 7 इस तरह लिखा हुआ होता है। लेकिन जैसे ही हम बड़ी कक्षाओं में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो इस तरह लिखा जाता है कि 1s2, 2s2, 2p6। वो इसी कारण होता है कि उनको उपकोष में दर्शाते हैं, पूरे विस्तार से दर्शाते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। तो ये कक्षक है, उनमें उपकोष को बता दिया है, सब ऑर्बिट को भी बता दिया है हमने। अब यदि हम एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं, उपकोष के आधार पे विस्तार से समझ लेते हैं हम। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यदि किसी
तत्व या परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है तो उसके आधार पे हम बता सकते हैं कि वह तत्व कौन सा है, क्योंकि परमाणु क्रमांक हमें ज्ञात हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। अब परमाणु में उपकोष का क्रम यदि हम बात करने, पहले ये लिख लेते हैं, परमाणु में उपकोष का क्रम, मतलब परमाणु है उसमें उपकोष किस तरह होते हैं। तो सबसे पहले 1s कक्षक में हमने अभी समझा था, बता दूं मैं आपको पूरे विस्तार से कि s उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, p को उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन, दूसरा उपकोष। तो यदि उपकोष की बात करें तो S उपकोष में हम अधिकतम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 2। फिर यदि हम बात करें P उपकोष की, P उपकोष में हम अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरते हैं 6। फिर यदि हम बात करें D उपकोष के बारे में, D में हम भरते हैं 10, F उपकोष में हम भरते हैं 14। मतलब जो S में याद रख लो आप कि इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। उसके बाद 4 बढ़ा दीजिए आप आराम से, 2 में 4 जोड़े 6, 6 में 4 जोड़े 10 और 10 में 4 जोड़े 14। इस तरह अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो पहला यदि हम जानते हैं K कक्षा है इसमें S, तो इसमें अधिकतम 2 भर सकते हैं। दूसरे में L में S और P दोनों उपस्थित होते हैं, याद रखें। तो इसमें पहले हम लिखेंगे 2s2, फिर 2p, P में कितने भरते जाते हैं मैक्सिमम 6, तो यहाँ 6 भरेंगे। फिर 3s2, 3p6 और इसमें एक और होता है 3d, D में मैक्सिमम 10, तो 3d 10। इस प्रकार आगे भी 4s2, 4p6, 4d 10 और 4f 14, फिर 5s2, 5p6, 5d 10। इस प्रकार आगे भरे जाते हैं। उपकोष का क्रम याद रख लें, कंटिन्यू जिस तरह होता है S, sp, spd, spdf, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d 10, m में d आता है, फिर n में f आ जाता है। तो 4s2, 4p6, 4d 10, 4f 14, फिर आता है 5s2, 5p6, 5d 10, 5f 14। इस तरह आगे भरे जाते हैं। फिर वापस 6s2 से इस तरह स्टार्ट हो जाता है। तो उपकोष का क्रम हमने समझ लिया है। अब यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझे, एग्जाम्पल ले लेकर करते हैं। यदि कोई तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक है 11, परमाणु क्रमांक तत्व का कितना है 11, तो 11 परमाणु क्रमांक है, मतलब इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक इजिकल टू प्रोटॉन इजिकल टू इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। अब यदि यहाँ बराबर है तो परमाणु क्रमांक 11 है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 11। इसका विन्यास यदि हम लिख लें उपकोष के आधार पर तो क्या लिखेंगे हम 1s2, 2s2, 2p6 गिन लेते हैं। 2 और 2 4, 4 और 6 10 हो चुके हैं। अब यदि हम आगे बात करें तो 3s, अब 10 हो गए हैं। यदि 11 है टोटल तो इसमें s वाले में 2 नहीं आएंगे, अब कितने आएंगे 1 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ आएगा 1। तो परमाणु क्रमांक 11 किसका होता है सोडियम Na का। तो परमाणु क्रमांक 11 है 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। यदि एक और एग्जाम्पल यदि हम ले लें, जैसे परमाणु क्रमांक 25 ले लिया हमने, तो इसको किस तरह भरेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 आ गया, फिर आएगा 3p6 गिन लीजिए। 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18। लेकिन हमारे पास है कितने 25, तो 3p के बाद क्या है 3d 10, तो 18 हो चुके हैं। तो अब क्या आएंगे 3d 7। यदि हमने उपकोष का जो क्रम होता है उसके आधार पर यदि हम इलेक्ट्रॉन को भर दें तो इस हिसाब से ये सही है, लेकिन ये सही नहीं माना जाता, क्योंकि जो
परमाणु है उसमें उपकोष का क्रम होता है वह तो एक सीधी लाइन में होता है। परमाणु में उपकोष का क्रम तो एक सीधी लाइन में होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉन का जो विस्तार होता है, इलेक्ट्रॉन का क्रम है वह एक सिद्धांत के आधार पर तय होता है। इसको मैं रिमूव करने के बाद आपको वो सिद्धांत पूरा समझाता हूँ कि सिद्धांत क्या है, उस सिद्धांत के आधार पर किस तरह से इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। तो अब जो हम सीखेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप कॉपी में नोट करते रहे साथ साथ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जो हम सिद्धांत समझेंगे ऑफ बाउ का नियम, ऑफ बाउ प्रिंसिपल, इसको मिटाने के बाद समझते हैं। अब अपन पढ़ेंगे ऑफ बाउ का प्रिंसिपल। ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या है इसको हम समझेंगे। ऑफ बाउ ने क्या सिद्धांत दिया था इसको मैं नोट कर लेता हूं, फिर अपन पूरा विस्तार से समझते हैं। परमाणु में उपकोष का क्रम सीधी लाइन में होता है, परंतु इलेक्ट्रॉन विन्यास या इलेक्ट्रॉन का क्रम बढ़ते ऊर्जा स्तर के आधार पर तय किया जाता है। परमाणु में उपकोष का क्रम है, ये सीधी लाइन में होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का क्रम है ये बढ़ते ऊर्जा स्तर के आधार पर तय किया जाता है, या इसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा स्तर की तरफ बढ़े जाते हैं। बीच में लिख दें यहाँ। तो ये ऑफ बाउ ने एक प्रिंसिपल दिया था कि परमाणु में उपकोष का क्रम है। हमने देखा कि उपकोष है वो तो 1s2, 2s2, 2p6, फिर 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, इस तरह एक सीधी लाइन में होते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का क्रम है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते टाइम उनका ये क्रम है ये बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर के आधार पर तय किया जाएगा। अर्थात जिस कोष का ऊर्जा स्तर कम है उसको पहले लिखेंगे, और जिसका ऊर्जा स्तर अधिक है, जिसकी ऊर्जा अधिक है कोष की, उसको हम बाद में लिखेंगे। तो बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर के आधार पर तय किया है इलेक्ट्रॉन का क्रम, या इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा स्तर की तरफ भरे जाते हैं। ये ऑफ बाउ ने एक प्रिंसिपल दिया। अब हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से उपकोष है, उनका ऊर्जा स्तर किस उपकोष का अधिक होता है, किसका कम होता है, उसको हम पूरे विस्तार से समझते हैं। इसको मिटाता हूँ। बिल्कुल साधारण विधि से समझाऊंगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे कि उपकोष का ऊर्जा स्तर क्या है। तो आप कुछ नहीं करें, आपके कॉपी में पहले तो 7 जो आवर्त हैं उनको अपन जैसे इधर यहाँ लिख लेते हैं क्रम वाइज, 1 2 3 4 5 6 और 7 लिखा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे S कौन सा है, एक है तो 1s, फिर अगले में 2s और दूसरे में क्या आता है 2p। भाई पहले में क्या आता है s, फिर आता है s और p, फिर आता है s p और d, और फिर आता है s p d और f, इस तरह आता है। हमने अभी देखा था कि उपकोष का क्रम ये है, तो यहाँ उपकोष को क्रम वाइज लिख लेते हैं 1s 2s 2p, फिर आता है 3s। s के नीचे s लिखें, p के नीचे p, फिर d के नीचे d और f के नीचे f, इस तरह लिखना है। आराम से समझेंगे बिल्कुल। 1s 2s 2p
3s 3p और फिर आ जाएगा 3d। अब यहाँ 3d आ गया, अब वापस क्या आ जाएगा 4s, फिर 4p, फिर 4d और 4f। 4f आ गया। अब आएगा 5s 5p 5d 5f। फिर आएगा 6s 6p 6d और 6f। फिर आएगा 7s 7p 7d और 7f। आ गया, लिख लिया होगा आपने भी। 1s 2s 2p फिर 3s spd spdf और फिर ये इतने चलते हैं क्योंकि ऐप अभी तक ऐप कोर्स तक उपकोर्स है जो उस तक खोज हुई, आगे होगी तो और आगे जुड़ते जाएंगे। तो s sp spd। अब आपको एक यहाँ काम करना है, ऊर्जा क्रम याद रखने में सीधी एक साधारण सी विधि मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ये जो 2s और 3s है इसके बीच में एक लाइन खींच देनी है। क्या करना है 2p और 3s 2p और 3s के बीच में एक लाइन खींच देनी है इस तरह, जो इनको काट दे, या फिर आप इनको गोले में भी बंद कर दें ताकि आपको सुविधा हो। बिल्कुल साधारण तरीके से समझेंगे, आप वीडियो के साथ बने रहें। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो इस तरह P और S के बीच में क्या करना था आपको, ये मैंने छोटा सा काम दिया था कि एक लाइन खींच दें और नीचे की तरफ एरो का निशान कर दें। अब याद रखें जो ये लाइन खींची है इसके समानांतर सब जगह अपन को लाइन खींच देनी है। जैसे अभी एक तो ये और ये तो यहाँ आ जाएगी जो, ठीक है। अब इसके समानांतर बिल्कुल ये लाइन, इसके समानांतर ये लाइन, फिर इसके समानांतर ये लाइन, इसके समानांतर ये लाइन, इसके समानांतर ये लाइन, इसके समानांतर ये लाइन और ये लाइन। देख लो सभी लाइनें एक दूसरे के समानांतर है, कहीं नहीं कटेगी, बिल्कुल आप सीधे में लिखोगे इस व्यवस्थित रूप से तो सभी लाइनें एक दूसरे के समानांतर होगी। भले आप स्केल लगा के भी चेक कर सकते हो, स्केल से लाइनें भी खींच सकते हो। तो अब देखो आप यहाँ एरो यदि नीचे की तरफ है तो सभी एरो अपन को नीचे की तरफ ही रखने हैं, याद रखें। जो आप एरो लगाओ वो नीचे की तरफ लगाओ, इस तरफ। अब ये आपने एरो लगा दिया है, ठीक है। तो अब आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, अब ऊर्जा का स्तर किस प्रकार है हम इसको लिखेंगे। तो अब जो जिस तरह से एरो का निशान आ रहा है उस आधार पे हम लिखेंगे। जैसे सबसे पहले 1s, फिर उसके बाद यहाँ ख़त्म हो गया तो अब यहाँ से स्टार्ट 1s के बाद 2s यहाँ ख़त्म, फिर वहाँ से स्टार्ट 2s के बाद 2p, फिर आएगा 3s के बाद यहाँ ख़त्म हो गया तो अब यहाँ से देखोगे अब आएगा 3p के बाद अब 3d नहीं आएगा, याद रखना। 3d के बाद एरो कहाँ पर है 4s की तरफ है, तो पहले 3p के बाद आएगा 4s के बाद आएगा 3d के बाद आएगा 4p के बाद आएगा 5s के बाद आएगा 4d, फिर आएगा 5p। इस तरह से आएगा एरो जो नीचे तक जा रहा है, इस तरह से आप याद रखें। तो मैं एक बार आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है उनको क्रम है वो लिख देता हूँ मैं। सबसे पहले आएगा 1s2 2s2 2s2 के बाद 2p6 के बाद 3s2 के बाद 3p कितने 6 3p6, फिर आएगा 4s2। बस यहीं ये ध्यान रखना है, 3p के बाद 3d नहीं आएगा, 3p के बाद आएगा 4s, तो 4s2 इसके बाद 3d10 हो गया, फिर आएगा 4p कितने 6, फिर आएगा 5s2 के बाद आएगा 4d कितने 10, 4d के बाद आएगा 5p6, फिर आएगा 6s2
6s2 के बाद आएगा 4f14, फिर आएगा 5d10, इस तरह आगे चलेगा। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसको आप नोट कर लो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जो ऊर्जा के स्तर के आधार पर है। ऑफबाउ का जो प्रिंसिपल है उस आधार पर तय होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखना है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन इस क्रम में लिखेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, इसके बाद 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, इस तरह से अपन लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। तो अभी जो अपन ने एग्जाम्पल लिए थे जो, उनको हम वापस देख लेते हैं इस आधार पर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रम, आपको सुविधा के लिए मैं लिख लूँ, फिर आप साथ में प्रैक्टिस करते रहो। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, इस तरह से आगे, ठीक है। तो अब अपन एग्जाम्पल अपन ने एक तो लिया था परमाणु क्रमांक 11 को, तो 11 में तो अभी वहाँ तक पहुँचे नहीं थे अपन, तो सेम ही है, शुरू में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 6, 2, 8, 2, 10 और 1, 11, यहाँ तक होंगे। 11 हो गए, परमाणु क्रमांक 11 थे, किसके? सोडियम के थे। तो 11 परमाणु क्रमांक आया, इसका क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1, याद रखें। अब यदि हम वापस बात करें परमाणु क्रमांक 25 जो लिया था, वो किस तरह भरा जाएगा? 1s2, यहाँ याद रखें बस, 1s2 इसमें 2 भर दिए, फिर किस में भरने हैं 2? 2s2 में, फिर 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 4s2, और वहाँ पर ने क्या कर दिया था, सीधा 3d7 कर दिया था ना, तो 3d7 वो क्या हो गया, गलत हो गया, और यहाँ 4s2, उसके बाद आ जाएगा 3d5 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 तो 12 और 6 18 और 2 20 और 5 25, परमाणु क्रमांक 25 इसमें। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर 3p6 के बाद हमने क्या, 3p के बाद हमने 3d लिख दिया था फिर पिछली बार सीधा। d में अधिकतम 10 भर सकते थे, लेकिन अपन ने क्या किया, 7 कर दिया यहाँ सीधा, और अपने हो गए थे 25। लेकिन जो ऑफबाउ का प्रिंसिपल है उस आधार पर हम भरे, तो क्या आएगा 4s2 और 3d5 आएगा ये, ठीक है। तो इस तरह से हमने समझ लिया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को उपकोषों में किस तरह विस्तार से लिखते हैं। अब 1-2 एग्जाम्पल मैं और बताता हूँ आपको, उसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि वे थोड़े उसको अपन कह सकते हैं कि अपवाद भी कह सकते हैं, या वो अस्थायी कंडीशन है। तो जैसे परमाणु क्रमांक 24 क्रोमियम और परमाणु क्रमांक 29 कॉपर, इनकी यदि हम बात करें तो क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 हो गया, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d4, क्यों यहाँ 3d5 है और यहाँ 24 है, तो इसका मतलब 3d4 हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ जो ये कंडीशन है ना s2d4, तो ये जो s2d4 जो ये कंडीशन है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये अस्थायी होता है। इसलिए जो s उपकोष है ये एक इलेक्ट्रॉन d उपकोष को दे देता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाता है, s1 और d5, s1 और d5 हो जाएगा। तो ये क्या होता है, स्थायी होता है, ये स्थायी होता है, क्योंकि इसका अंतिम जो डी कक्षा का ये अर्धपूरित होता है, और अर्धपूरित और पूर्णपूरित है वो स्थायी होते हैं। तो 3d5 हो जाता है यहाँ, और ये s1 हो जाता है, इसलिए ये स्थायी हो जाता है। तो इसलिए 24 नंबर में आप ये काम करें कि ये जो s2 है इसकी जगह a कर दें, और 3d4 है इसकी जगह यहाँ कर दें 5। क्यों? क्योंकि s2d4 ये कंडीशन है, ये अस्थायी होती है, इसको स्थायी करने के लिए हम s1d5 होता है जो स्थायी होता है। अब इसी तरह 29 नंबर में भी यही करना है आपको। क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर आएगा 4s2 और 3d5
9 आ जाता है। अब S2D9 ये अस्थाई, इसलिए इसको स्थायी करने के लिए क्या करते हैं हम S1D10 कर देते हैं, ये स्थायी होता है। तो इसलिए आप क्या करें, जो 29 नंबर है कॉपर के, उसमें 4S2 लिखा है, इसको तो कर दें 4S1, और 3D9 है, इसको लिख दें 3D10। यहाँ पूर्ण पूरी डी कक्षक है, अब पूरा भरा हुआ है, इसलिए ये स्थायी हो जाता है, स्थायी अवस्था में आ जाता है क्रोमियम और कॉपर। तो अब ये इस तरह हमने ये क्रोमियम का और ये कॉपर का देख लिया, ये 25 नंबर और ये 11 नंबर परमाणु क्रमांक के हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हमने समझ लिया है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप समझ गए हो, आप और अधिक एग्जांपल लेकर ट्राई करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 100% आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब एक दो सवाल और मैं आपको बता दूं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। पी कक्षक, डी कक्षक, एस कक्षक के तत्व कौन से होते हैं, मतलब एस कक्षक, पी कक्षक और डी कक्षक के जो तत्व है वे किन तत्वों को हम एस कक्षक के तत्व, डी कक्षक के, पी कक्षक के तत्व कहेंगे। तो याद रखें आप, यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में उपस्थित है उसको हम क्या कहेंगे, जैसे अंतिम इलेक्ट्रॉन यदि डी उपकोष में है तो उसको हम कहेंगे डी कक्षक के तत्व, यदि एस में है तो उसको हम कहेंगे एस कक्षक के तत्व। जैसे एग्जांपल की बात कर लें, हाइड्रोजन कौन से कक्षक में आता है, कौन सी श्रेणी है, 4 श्रेणी है ना, जो एस, पी, डी और एफ। तो हाइड्रोजन की श्रेणी के बारे में बात करें, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, तो इसको क्या लिखेंगे 1s1, 1 हो गया भाई, तो 1s1 है, अर्थात यहाँ जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष में है, एस में है, तो एस कक्षा के जो तत्व है उसमें हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन एस श्रेणी है उसमें आती है। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि तत्वों को मतलब उनके कक्षकों में किस तरह लिखा जाता है, पी कक्षा के तत्व कौन से हैं, डी के कौन से हैं, एस कक्षा के श्रेणी के कौन से तत्व है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में उपस्थित होता है वही उनकी कक्षा होती है। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह, आज हमने हर चीज़ को, पूरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अपन ने पूरे विस्तार से पढ़ लिया है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका मैं उम्मीद करता हूँ पूरा मजबूत हो चुका है, अब कहीं गलती नहीं करोगे। तो आज के लिए इतना ही।